दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस की। 15 साल के बाद ममता बनर्जी इलेक्शन हार गई और बीजेपी ने यहाँ पे बड़ी सॉलिड कैंपेनिंग की। कोई चांस नहीं छोड़ा ममता बनर्जी को हेरा फेरी करने का। और ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी की जो 3 बड़ी अचीवमेंट है, पहली थी आर्टिकल 370 उसको रिवोक करना, दूसरा था राम मंदिर को बनाना, वो बहुत बड़ी चेतावनी थी, और तीसरा इस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर ममता बनर्जी को हराना। और ममता बनर्जी का किला ढाने का मतलब है कि देश की सुरक्षा मजबूत हुई है। मुझे लगता है कि आर्टिकल 370 से भी बड़ा एक काम किया गया पीएम मोदी के द्वारा। और ये ममता बनर्जी को सीट से हटाने के ऊपर जो पूरे वर्ल्ड में चर्चा हो रही है, वो प्रेस किया जा रहा है पीएम मोदी को। यूएस के अंदर प्रेस किया जा रहा है, यूएस का मीडिया प्रेस कर रहा है कैसे पीएम मोदी ने उसका किला ढा दिया। आपके ब्रिटेन के अंदर प्रेस किया जा रहा है, इवन पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर दी। और नेचुरली बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्रेडिट पीएम मोदी को जाता है, लेकिन जो मेन क्रेडिट है वो है आपका होम मिनिस्टर अमित शाह, जिन्होंने पूरी प्लानिंग की। 15 दिन तक यहाँ बैठे रहे। और अमित शाह वो है जो बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं, और इनको ही क्रेडिट जाता है आपके आर्टिकल 370 हटाने का। अमित शाह जो आपके अडवाणी साहब हैं, उनके मेन एजेंट थे जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था गुजरात के अंदर, जहां पे कांग्रेस का पूरा रूल चलता था। और आज ममता बनर्जी को हरा करके बहुत बड़ा सिक्योरिटी का अचीवमेंट कर लिया है। बांग्लादेश को भी इससे सोचना पड़ेगा, बांग्लादेशियों को सोचना पड़ेगा कि कब भागे। और देखिए बहुत से टास्क है इस टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट के पास या बंगाल गवर्नमेंट के पास। पहला है लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे 50 साल तक तो रूल चलता रहा कम्युनिस्टों का और ममता बनर्जी का। और ममता बनर्जी के 5 साल बहुत ज्यादा डेंजरस है पूरे देश के लिए, जहां पे लड़कियों से कहा गया अगर आपको कोई रेप करता है तो आपको 10 लाख देंगे। भाई ममता बनर्जी, तुम 10 लाख ले लो, तुम्हें हजारों लोग 10 लाख रुपए दे देंगे, तुम रेप तो करवाओ अपना। ऐसी स्टेटमेंट देने से इनकी पूरी इज्जत खराब हो गई। और इस टाइम पे जो लोग थे, बंगाली लोग थे, हिंदू लोग थे, वो चले गए बंगाल के अंदर इलेक्शन डालने पे। इवन कुछ मुस्लिम, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया क्योंकि वो टीएमसी के रूल से परेशान हो चुके थे। और एक इसका क्या इंपैक्ट होगा, इससे क्या काम करने पड़ेंगे। पहला काम होगा बांग्लादेशियों को भगाना, उसका दूसरा काम होगा कि बॉर्डर के ऊपर जो फेंसिंग है उसका काम पूरा करना। तीसरा है यहाँ पे एक ऑपरेशन चलाना जैसे आपके यूपी के अंदर चलता है, यानी कि बुलडोजर का काम होना चाहिए। जो भी लोग रेप के अंदर इन्वॉल्व हैं या जिन्होंने यहाँ पे धमकियां दी है पीएम मोदी को, चाहे अभिषेक बैनर्जी हो चाहे इनके बाकी टेररिस्ट हो। और एक और काम बनता है बांग्लादेश को सुरक्षित, बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उस पे पूरे के तरीके से अपनी सेना को तैनात करना। और साथ में एक और काम आता है चिकन नेक को सिक्योर करना। बहुत से टास्क हैं, डेवलपमेंट का टास्क तो है ही, लेकिन पीएम मोदी कहते हैं कि जिन्होंने कुछ काम किया है हम उनको माफ कर देंगे। ये जिहादियों को माफ करने का टाइम नहीं है, जिहादियों को माफ करेंगे। हमने पहले भी जिहादियों को माफ किया। 2010 में पीएम जो मनमोहन सिंह थे, उन्होंने 25 जिहादियों को रिलीज कर दिया जेल से, और बाद में उन्हीं जिहादियों ने इंडिया पे अटैक किया। ये जो जिहादी बांग्लादेश के अंदर बैठे हैं, जो यहाँ पे पहले कम्युनिस्टों के साथ थे, फिर ममता बनर्जी के साथ थे, उनका काम तो होना चाहिए। अननोन गनमैन का भी काम होना चाहिए जैसे यूपी में कर रहे हैं। और इसी भी चर्चा करने के लिए सारे इश्यूज पे, इलेक्शन के अंदर क्या हुआ, हमारे साथ बैठे हैं राजेंद्र खन्ना जी। राजेंद्र खन्ना जी, आप इलेक्शन की चर्चा कीजिए, फिर जो मैंने बात की उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल, नमस्ते जी। देखिए कि अपने यहाँ पर दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। हम सबको इस बात का गर्व है, क्योंकि असल में लोकतंत्र की स्थापना ही भारत में हुई थी, जब 2000-2500 साल पहले महाजनपद हुआ करते थे। और महाजनपद में कौन जो है नायक होगा, कौन रूलर होगा, वो सबकी सहमति से बना करता था। दुनिया को पंचायत क्या होती है ये भारत ने सिखाया है कि किस प्रकार से गांव के लेवल तक भी डेमोक्रेटिकली जो है वो फैसले कैसे हो सकते हैं। तो हम तो क्या है, जननी है डेमोक्रेसी के। और बड़ी अच्छी बात है कि इसमें क्या होता है कि डेमोक्रेसी में किसी भी एक व्यक्ति के मन में ये शंका नहीं रह जाती है, शिकायत नहीं रह जाती कि मेरे साथ में कोई अन्याय हो रहा है, क्योंकि उसने जिन प्रतिनिधियों को चुना है वही प्रतिनिधि जाकर के फैसला लेते हैं। वो आप लोकल बॉडी हो या उसके ऊपर असेंबलीज हो स्टेट की, या लोकसभा की बात हो, तो ये बड़ी बहुत बढ़िया सिस्टम है हमारे यहाँ पे। और सबसे बढ़िया दुनिया का इलेक्शन कमीशन भी भारत का है। ये अपना जो जिसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ बंगाल इलेक्शन की ना, उसका बहुत बड़ा इसके साथ में बात जुड़ी हुई है, क्योंकि भारत का इलेक्शन कमीशन की इतनी बड़ी सफलता है कि 140-50 करोड़ का देश है, उसमें 100 करोड़ से ऊपर वोटर हैं, और भारत की अलग अलग जियोग्राफीज हैं। कहाँ पर 50 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है, कहीं -40 डिग्री चल रहा है। एक भी वोटर जो है वो वोटिंग करने से छूटना नहीं चाहिए। यह सफलता भारत के इलेक्शन कमीशन की।
और मैं बाद में आऊंगा कि इस प्रकार से इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी को भी चैलेंज किया जा रहा था पूरे इलेक्शन के दरमियान, और आज भी वो औरत जो बुरी तरह से हार गई, ममता बनर्जी बंगाल में, आज भी वो रिजाइन करने को तैयार नहीं है और वो चैलेंज कर रही है इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी को। और SIR जिसके विरोध में वो बोल रही थी और आज भी चला रही है कि मेरी SIR। एक मिनट, मैं खन्ना साहब, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि इन्होंने SIR का विरोध तो किया, लेकिन ये हमारा जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का जगह है वो है सुप्रीम कोर्ट। मैं वहां गई थी, वहां पे तो इनको सपोर्ट नहीं मिली। और देखिए, दूसरी बात है कि यहाँ पे 55 लाख लोग मर गए, उनका नाम भी था, तो इसको क्या परेशानी है? यहाँ पे हिंदू का नाम भी निकला और मुसलमान का नाम भी निकला। मैं आऊंगा SIR पे, मैं आऊंगा जी बाद में। मैं केवल अभी का जो घटनाक्रम मैं बता रहा हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन को चैलेंज कर रही है आज हारने के बाद, सोर लूजर है। अब बात ऐसी है कि जब मैंने बात शुरू की थी लोकतंत्र से, तो भारत की हर स्टेट में इलेक्शन होते हैं, हर पार्टी अपना पूरा जोर लगा देती है, उनको अधिकार भी है। लेकिन ये जो बॉर्डर स्टेट्स है ना जी, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, बंगाल है, या हमारी नॉर्थ ईस्ट की कुछ जो स्टेट्स हैं जिनका बर्मा के साथ में बॉर्डर मिलता है, यहाँ पर जो इलेक्शन है ना वो नेशनल सिक्योरिटी की उसके साथ में को कॉन्नोटेशन जुड़ जाती है। आप मेरे साथ एग्री करेंगे, ये आपका सब्जेक्ट है नेशनल सिक्योरिटी का। तो मैं बंगाल के इलेक्शन को नेशनल सिक्योरिटी के इलेक्शन के साथ में मैं जोड़ करके देख रहा हूँ। बाकी की जगह पे भी मैं मानता हूं कि राष्ट्रवादी सरकारें हर स्टेट में आनी चाहिए, क्योंकि नहीं आती हैं तो कुछ विरोधी ऐसे हैं या इवन कांग्रेस है, तो वो क्या करती है, उस स्टेट में जीतने के बाद उसको अपना एक ATM बना देती है कि जितनी भी करप्शन के उन्होंने काम करने होते हैं वहां पर। क्योंकि आज तो देखिए हर स्टेट भारत की इतनी प्रॉस्पर कर रही है, कर्नाटका जैसी स्टेट में जब ये माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो उसमें करोड़ों हजारों करोड़ का इसमें जो अदला बदली होती है। तो ये सारी भारत में पॉलिटिक्स चलाने के लिए, अपना मैकेनिज्म जो है पॉलिटिकल चलाने के लिए, जिस स्टेट में इनकी सरकार आती है उसमें इनका ATM होता है। ठीक है, वो एक अलग करप्शन का इशू हो गया। कमिंग बैक टू नेशनल सिक्योरिटी इशू, बंगाल में क्या देखिए 1947 के से लेकर 1977 तक 30 साल तक कांग्रेस की ही सरकारें रही है वहां पर। आखिरी मुख्यमंत्री था सिद्धार्थ शंकर रे। 1970 में जैसे ही जनता पार्टी दिल्ली में रूल हुआ, वहां पर इलेक्शन आया, वो बना, वो निकाल दिया, उसको हार गया, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन बंगाल में हो तो ज्योति बसु जो है ना CPM का, ये बना वहां का चीफ मिनिस्टर। ज्योति बसु के बाद में बुद्ध देव भट्टाचार्य जो था वो रहा वहां का चीफ मिनिस्टर। ये चला 1977 से लेकर 2011 तक। पूरे भारत में इस बात की चर्चा थी कि वो बंगाल जो लीडर था इंडस्ट्रियल, जो हमारा लैंडस्केप है उसमें, ठीक है जी, क्योंकि बंगाल में क्या हुआ होता था कि हर इंडस्ट्री जो भारत की मुंबई से ज्यादा, जो जिसको हम इंडस्ट्रियल हब माना करते थे, उससे ज्यादा बंगाल में थी। चाय गार्डन और उसके अलावा मतलब चाय के सबसे बड़े जो ऊपर उनका जो नॉर्दर्न स्ट्रिप है, सिलीगुड़ी वाली जो है, वो क्या वहां पर उनका उत्पादन था, जूट का कितना बड़ा उत्पादन था वहां पर। तो एक एक करके पहले तो कांग्रेस के टाइम पर तो लाइसेंस राज रहा, उन्होंने ग्रास रूट तक जो प्रॉस्पेरिटी को जाने नहीं दिया। CPM ने क्या कर दिया कि उन्होंने ऐसे जहर के बीज बो दिए थे लैंड रिफॉर्म के नाम से। लैंड जो थी उन्होंने असल में किसानों के नाम पे नहीं की, उनको लीज करके देते थे और उनको डर बना करके रखते कि देखो तुम हमें वोट दे रहे हो तो ये लैंड हमने तुमको तुम्हारे नाम पे लॉट कर रखी है। जिस दिन हमारी सरकार चली गई उस दिन हमें तुम देख लेना कि ये लैंड तुम्हारे हाथ से वापस छीन ली जाएगी। तो ये एक प्रकार का भय का वातावरण CPM ने बंगाल में बना के रखा हुआ था 2011 तक। सिंगूर में ये गए अपने टाटा जी, आज नैनो की जो फैक्ट्री हमें इधर दिख रही थी आनंद में, आपको तो पूरा किस्सा पता है कि इसने ममता बनर्जी को वहां से भगा दिया। इतने बढ़िया, इतने जिनको कहते हैं कि वो इंडस्ट्री जिनका पूरा काम जो था देश हित में था, टाटा ग्रुप का, उनको वहां से निकलवा दिया इसने। और एक फोन कॉल हुई उनकी गुजरात में, तुरंत उनको जगह दे दी गई। और आज कितनी बड़ी टाटा की, तो ये इसने कम्युनिस्टों से ज्यादा इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ने नुकसान किया बंगाल का तो ममता बनर्जी ने किया था। फिर नंदीग्राम में भी इसने एजिटेशन शुरू करवा दी। आज देखिए ये बात बड़ी तय है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कम है, हमें अगर बहुत ज़्यादा ग्रो करना है तो हमें इंडस्ट्रीज और हमें सर्विस सेक्टर में जाना पड़ेगा।
तो इंडस्ट्री में जाना है तो लैंड एक्विजिशन तो चाहिए चाहिए ना, तो उसमें तो कोई दो राय है नहीं। सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है, जो जहां जहां कर रही है। इतना बड़ा हमारे यहाँ से बॉम्बे से नागपुर वो बन गया समृद्धि राजमार्ग, ठीक है जी। उसमें उसमें उनको कठिनाइयां आई होंगी थोड़ी बहुत ही, लेकिन सरकार ने क्या मतलब एकदम स्मूथली लैंड एक्विजिशन की है और बढ़िया हो गया। देश तो सड़कों पे चलेगा, देश इंडस्ट्री पे चलेगा, देश सर्विस सेक्टर पे चलेगा। तो इसने पूरा वहां पर ब्लॉक करवा के रखा हुआ था बंगाल में। दो घटनाएं मैं आपको और बताता हूँ उनकी वहां की। एक मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस रहा, कलकत्ता में हमारे एक संबंधी हैं, वो उन्होंने एक घटना बताई। कहते हैं कि एक उनके मित्र मारवाड़ी वो थे हावड़ा में, उनकी बिल्डिंग थी अपनी, बहुत बड़े उद्योगपति थे, उनकी स्वयं की बिल्डिंग थी, लेकिन घर में 3 4 5 भाई रहे होंगे। उनका एक विचार हुआ कि पुराना इलाका है तो क्यों ना हम ये बेच करके नई जो उधर कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं वहां शिफ्ट हो जाए। तो घर के किसी नौकर ने या ड्राइवर ने सुन लिया। 2 4 दिन के बाद में उनके घर पे रात को 10 बजे के बाद में दस्तक होती है, ठीक है। 8 10 बंदे जो उनकी वेशभूषा से, उनकी बात चाल चलन सब जगह से जाहिर था कि मुसलमान है। कुछ ने टोपियां पहन रखी थी। उन्होंने उनको कहा कि हमने सुना है जी आपने ये बिल्डिंग बेचनी है। उसने कहा नहीं बेचनी हमने। बोला नहीं, हमें हमारे तक बात आई है। उन्होंने बोला भैया बेचनी नहीं है तो आप क्यों हमारे साथ बहस कर रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं, चलिए एक काम करिए, जिस दिन आपने बेचनी होगी तो उसमें से 10 बंदों से एक को आगे किया और बोला जब बेचेंगे इसी भाई को आप बेचेंगे, ये बात आप समझ लो। और एक हाथ में बैग पकड़ा हुआ, बोला आपको चाहिए तो एडवांस हम लोग भी दे देते हैं। ये परिवार घबराया हुआ, ये कमिश्नर के पास पहुंचा और पता कमिश्नर साहब के भी क्या थे। कहते देखिए मैं जाऊंगा, मेरे बॉस तो पॉलिटिकल है ना, और मेरे और पॉलिटिकल बॉसेस के ये लोग बॉसेस हैं, तो आपको एक बात ध्यान रखिए, जिस दिन भी बेचना होगा इनको ही बेचनी पड़ेगी। तो पार्क स्ट्रीट कलकत्ते की, आपको पता है कि किसी टाइम पे हब हुआ करती थी कॉमर्स का वहाँ। आज वहाँ पर कोई भी बिल्डिंग बिकती है, यही लोग जाते हैं खरीदने के लिए, और दोनों वही हाथ में, एक हाथ में बैग होता है, एक हाथ में उनके गन होती है। तो ये सारा जो सिस्टम था, ये पूरे का पूरा सिस्टम वहां पर ममता बनर्जी ने क्रिएट करवाया हुआ था। ये मैं इंटरनल बता रहा हूँ, एक्सटर्नल बात तो मैं भी करूंगा। एक्सटर्नल ये बात है कि वहां आईबी के पास में एक इंफॉर्मेशन आती है कि वहां से एक पर्टिकुलर कॉरिडोर है जहां से बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेटर जो है ना वो भारत में आ रहे हैं बंगाल से। तो उन्होंने, उनको पूरा इस बात का यकीन था कि ये अगर चीज हम वहाँ की लोकल पुलिस को देते हैं, देखो लॉ एंड ऑर्डर ये तो पुलिस का काम है, उनको देंगे तो ये क्या करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी और जो बात हम वहाँ पर करना चाहते हैं, जो बात रोकना चाहते हैं, वो बात हो नहीं पाएगी। तो आईबी ने ऑन इट्स ओन, वो जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती थी जिस कॉरिडोर से, उधर उन्होंने एक कुछ टेंटों की व्यवस्था की, अपने कुछ फील्ड ऑफिसर वहां पर तैनात किए जिन्होंने सर्विलेंस रखी 3 4 दिन वहां पे। और जब वहां से लोग क्रॉस कर रहे थे उनको रोका नहीं, उन्होंने उसको फॉलो किया कि जाते किधर है। तो जो लोग आ रहे थे उनको फॉलो किया, तो कलकत्ता के आसपास में एक जगह जहां पर थी, कहते उस घर तक वो पहुंचे। वहां गए तो अंदर जाके देखा कि पूरी की पूरी ऐसी वहां पर मशीनरी लगी हुई है सर कि आपके आइडेंटिटी कार्ड्स, आपके आधार कार्ड्स, हर चीज जो है डिटो वहां पर बन रही है। तो ये जो चीज थी ये वहां पर जो चल रही थी, कितनी ज्यादा इसने इन्फिल्ट्रेशन जो है बांग्लादेश से करवाई है ममता बनर्जी ने, कि मेरे ख्याल से वो शायद पहले सीपीएम के टाइम पर भी ना हुई हो या उससे पहले कांग्रेस के टाइम पर भी ना हुई हो। तो ये मैंने आपको, जिसको बोलते हैं फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, जो लोग वहां के भुगतभोगी थे उनका मैंने आपको किस्सा सुनाया है। अब दूसरी बात, एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि क्यों क्यों इन्फिल्ट्रेशन जो है। एक मेरा पर्सनल वाकया मैं और बताता हूँ, केपीएस गिल साहब का। ये पंजाब में कमिश्नर थे 89 91 92 तक, तो मेरा जाना आना रहता था। और एक बात उन्होंने पर्सनली बताई, कहते यार मैं असम कैडर का मैं ऑफिसर था और पहली ड्यूटी वहीं लगी। फिर कहते हैं कि मैं ना 1960 61 62 के करीब ना ये नायगांव जिला जो था ना वहाँ पर ये डीएसपी करके लग गए। कहते हैं 1 लाख वहाँ से, उस वक्त ईस्ट बंगाल था, उस वक्त बांग्लादेश नहीं था। कहते हैं मैंने लाख के करीब ईस्ट बंगाली जो वहाँ पर आकर के सेटलर थे उनको मैंने वहाँ से कहते निकलवाया। कहते मैं जब प्रोसेस चल रही थी मेरे को दिल्ली से फ़ोन आ गया। अब आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि दिल्ली में उस वक्त किसकी सरकार थी, ठीक है।
और इससे जुड़ी हुई बातें और आप देख लीजिए कि जिन लोगों ने हमारी मातृभूमि के टुकड़े किए, अगर उसमें से एक संस्था का नाम निकालेंगे ना तो वो है मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग के जितने उस वक्त के ऑपरेटिव थे जो उस इलाके के थे, बंगाल और असम के, वो देश तोड़ करके गए नहीं पाकिस्तान, ना वेस्ट पाकिस्तान ना ईस्ट पाकिस्तान, वो यहीं रहे, क्योंकि उनको आगे और देश को तोड़ना था। जो उस वक्त का नारा लगा करता था ना जी कि हंस के ले लिया पाकिस्तान, लड़के ले गए हिंदुस्तान, वो योजना इंप्लीमेंट करने के लिए वो भारत में ही रह गए थे सब के सब। और उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं, आज के शो में अपने पास टाइम नहीं है, अलग एक दिन करेंगे, मैं आपको सबका कच्चा चिट्ठा बता दूंगा कौन कौन से लोग थे जिनको उस वक्त मिनिस्ट्रीज दी गई। ठीक है, तो ये जो बातें हैं ना, ये भारत को तोड़ने का जो षड्यंत्र था वो पूर्वी भारत में इस प्रकार से चला जाता था, जिसमें ये महिला बाद में 2011 में सत्ता में आने के बाद पूरी तरह से सहभागी थी। तो आज जब ये इलेक्शन के रिजल्ट निकलते हैं ना, तो सबसे बड़ा तो दिल को हमारे जो इत्मीनान हो रहा है, तसल्ली हो रही है, जो समाधान हो रहा है, वो ये हो रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी का जितना बड़ा चैलेंज था, आज वो हमने एक पड़ाव पार कर लिया इसको निकालने का। उसके बाद में जो भी ये पार्टी आएगी, ये उसमें किस प्रकार के कदम उठाती है। आपने एक बात कही बहुत बढ़िया, और आपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जिक्र किया, चिकन स्नैप का। ठीक है, आपको पता है कि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये बंगाल के उत्तर में सिलीगुड़ी करके जो हमारा जगह आती है वह उसमें आता है। आज सुरक्षा की दृष्टि से जितना ज्यादा हमारा बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर सजग रहना जरूरी है, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा, क्योंकि बार बार आप देखो हर साल कोई ना कोई बयान आ जाता है। एक वो यहाँ पर वो आतंकवादी पकड़ा गया, उसने कहा जी हम ये दिल्ली में, ठीक है जी। उसके बाद में यूसुफ था जो इनका वहां पर जो हुआ था, मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश, हाँ यूनुस, उसने तो उसे पूरा नक्शा बना दिया उसने नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, वो जाकर के चाइना में जाकर के दे रहा है वो उनको, शी जिनपिंग को, देखो जी ये नक्शा है हमारा। तो इनकी नजर उसके ऊपर है। डोकलाम में भी जब भूटान ने, चाइना ने जो है इन्ग्रेस किया था, उसके पीछे 2017 की बात है, यही योजना थी, है ना, कि हम इनको, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को जब स्टेट में सरकार ही जो होगी वो देश विरोधी होगी, तो उसको तो हर प्रकार से वो अवरोध पैदा करेगी। हमारी आर्मी कितना काम कर लेगी? देखिए आर्मी जो है वो, आर्मी का काम वो है जो आर्मी ने करना है, बाकी तो नीचे जितना भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है। कल को जैसे 1962 की वॉर में आपको पता है कि इन्होंने ये बंद करवा दिया, यहाँ से ट्रांसपोर्ट में हड़ताल करवा दी थी ये कम्युनिस्टों ने। तो इस प्रकार के लोग, अच्छा मैं आपने 62 वार की बात बताई, तो थोड़ी सी मैं बता दूं यहाँ पे, उस टाइम पे जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो थे कम्युनिस्ट। उन्होंने फैक्ट्रियां पहले बंद करा दी थी, वहां पे खिलौने बनते थे, और इवन नेहरू ने उसके बाद आर्मी से कहा भाई आप मेरे से डायरेक्ट बात करिए, तो कुछ बात ही नहीं बताता। और देखिए जब वहां पे हमारी सेना गई, तो सेना के पास इतने ठंडे मौसम के अंदर अंगोला शर्ट दी गई थी ठंड के चक्कर में, जबकि वहां इतनी ठंड होती है कि आप सर्वाइव नहीं कर सकते, इवन मई जून के अंदर ठंड होती है वहां पे। तो ये हाल था, और फिर नेहरू ने वहां पे आर्मी को भेज नहीं दिया। नेहरू भी तो बड़ा भागी था इसके अंदर। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, ये सारे देखिए जी, ये सारी लीगेसी शुरू तो नेहरू से ही हुई है। जितना भी काम शुरू हुआ है उसी हुआ, उस वक्त बंद कर दिया जाता। अगर मैं तो कहता हूँ जी, हमारा दुर्भाग्य था कि लाल बहादुर शास्त्री का जो है वो कत्ल कर दिया गया 1966 में। अगर वो जिंदा होते, 2-5 साल और चला जाते, तो बहुत सी चीजें जो नेहरू ने गलत की थी, ठीक है ना, उनको ठीक कर जाते। तो देशभक्त बंदे थे वो। तो इस प्रकार से देखिए अभी इसने क्या किया कि इसकी योजना बंगाल में क्या थी, किस कारण से 2011 का इलेक्शन जीती, 16 का जीती, 21 का जीती, आज हारी। तो 3 मुख्य कारण जो बीजेपी ने इनके एनालाइज किए थे। एक तो बंगाल में जो देखिए टोटल यहाँ पर जो अपनी करीबन 394 सीटें हैं ना जी, उसमें 50% उसमें जो 50% 294 सीटें हैं, उसमें जो 50% सीटें हैं, उसमें जो मेजॉरिटी 20% पॉपुलेशन जो है ना, करीबन 150 सीटों में मुस्लिम पॉपुलेशन है। अब वो क्या करते हैं, उनका वोट करने का पैटर्न सबको पता है, ठीक है। हिंदू जो है वो वोट करने जाता नहीं है। तो एक तो जो 20% सीटें थी, उसमें जहां जहां पर भी हिंदू ज्यादा टूटता था, वहां पर ये मुस्लिम वोट का साथ लेकर के ये जो है जीत जाती थी।
बाकी की कुछ कुछ जिले हैं जैसे मुर्शिदाबाद है, मालदा है, नॉर्थ 24 परगना है, साउथ 24 परगना है, ये सारे जो जिले हैं तो 100% मुस्लिम डोमिनेटेड है। वहां पर तो दूसरे को तो वोट उन्होंने अभी अबकी बार भी उन्होंने नहीं दिया। वो अभी इवन मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में बीजेपी जीत गई है, बड़ी हैरानगी की बात है। हाँ, उसको मैं बताता हूँ जी क्यों किस कारण से जीती है कि वहां पर अब मुस्लिम वोट डिवाइड हुआ। हुमायूं कबीर करके जो वहां का एक पहले टीएमसी का एमएलए था, वो ज्यादा एम्बिशियस हो गया। उसने कहा कि इसको ममता बनर्जी को कि भाई तू तो जीतती है मुस्लिम वोट के ऊपर, तो फिर जब जीती है तो उसने फिर अपना ज्यादा पाउंड ऑफ फ्लैश ज्यादा मांगना शुरू कर दिया। वो जब इसके यहाँ से मंजूर नहीं हुआ तो पहले तो उसने क्या किया कि आज आपको एक बात का ध्यान होगा कि एक वो मिनिएचर बाबरी मस्जिद तैयार कर रहा है वहां बंगाल। तो जो कट्टर मुस्लिम है ना, जिनको देश के साथ में कोई लगाव नहीं है, वो उसके फॉलोअर हैं सबके सब, तो उन्होंने उसको वोट दिया। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिम जो है ओवैसी की AIMIM, उसका उसने भी काफी वोट लिए वहां। तो इस तरह से जिन जिन सीटों पे जो मुस्लिम डोमिनेटेड पहले टीएमसी लेके जाया करती थी या उससे पहले कम्युनिस्ट लेके जाया करते थे, वो जो सीटें हैं वहां पर अब बीजेपी कई सीटों में जीती है। ये एक बात ये बड़ी स्पष्ट हो गई। 3 कारण मैं आपको बताता हूँ बीजेपी के मुख्य रूप से जो ये 2021 में नहीं कर पाए थे, जो अब हो गए। एक तो ये हो गया कि SIR जो थी ना जी, अभी SIR जैसे आपने बताया सबके लिए इक्वल है, लॉ सबके लिए इक्वल है। तो आप जब ये कहते हो, एक इसके साथ मैं आपको उदाहरण देता हूँ बहुत, महाराष्ट्र में जेलों में मुसलमान 32-33% है, तो वो अपना एक विक्टिम कार्ड क्या प्ले करते हैं, देखो जी कि हम तो यहाँ 10-12% हमारी महाराष्ट्र की पॉपुलेशन है, जेलों में हमारे, तो भैया तुम क्राइम करते हो तो जेलों में हो ना, कि सरकार वहां पर तुम्हारे लिए दावत खाना थोड़ी खोल रखा है, तो क्राइम है। इसी तरह से SIR में भी अगर तुम ये बोलते हो कि तुम्हारे नाम कटे हैं, तो फिक्टिशियस थे तो कटे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में ममता गई ना जी SIR के विरोध में, तो वहां पर जब बहस हुई, ऐसे थोड़े सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट है वो इलेक्शन कमीशन के पक्ष में दे दिया। जब बात हुई तो बोला लोग बंदे लाओ, जिन्होंने आदमी लेकर आइए जो कहते हैं अभी मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, मैं उपस्थित हूँ, लेकिन मेरा नाम काट दिया गया, वो तो अब ला नहीं रहे। तो करते क्या थे कि जिन लोगों के वोट नहीं थे, जो कोई मर चुके थे, जिनके नाम अभी जो है एकदम रैशनलाइज हो गई लिस्ट, ये उनके अपने कैडर द्वारा उनके वोट ये डलवा लिया करते थे। और ऐसी जो प्रत्यक्षदर्शी घटनाएं आ रही हैं, एक परिवार जो है उसने कहा 5 मेंबर हम अभी जिंदा हैं, 6 उनके परिवार से उनके माँ बाप या बाकी चले गए थे जिनके नाम अपेयर थे। बोला होता ये था कि वो 6 चले गए, उनका भी ये वोट डलवाते थे, और हम 5 जो उनको डराते धमकाते थे, हम वोट डालने नहीं जाते थे और हमारा भी वोट ये डालते थे। तो ये जो वहां पर काम चला ना जी, असल में SIR का ये 1 नंबर कारण बना इसका, वहां पे जो सीटें कम हुई ममता की। दूसरा एक चीज चली, प्रधानमंत्री ने, बीजेपी ने एक बहुत ही क्लेवर मूव रची पार्लियामेंट में। उनको पता था कि वीमेन रिजर्वेशन जो बिल है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 2/3 मेजॉरिटी ना होने के कारण से ये बिल पास नहीं होगा, और ये भी पता था कि इनको NDA को छोड़कर कोई अपोजिशन पार्टी इसको सपोर्ट नहीं करेगी समेत ममता के, ठीक है। और जब नहीं करेगी बिल जो होगा वो गिर जाएगा। जिस दिन बिल गिरा उसके अगले दिन प्रधानमंत्री जी ने एक नेशनल संबोधन किया था, देखो बड़े इंपॉर्टेंट विषयों पे करते हैं। उन्होंने कहा कि हम यह बिल लेकर आए थे, हम चाहते थे कि भारतीय नारी को पूरी तरह से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, हमारी जो हाईएस्ट सीट ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें, उसके लिए हम ये लेकर आए थे, और ये लोग नहीं चाहते थे। इन्होंने क्या उसके विरोध में करके बिल को गिरा दिया। और ये जो पूरे का पूरा मैसेज पूरा एक इनके कैडर के थ्रू, जो बीजेपी का जो मीडिया है इसने बंगाल में बहुत अच्छा काम किया, पूरा कैडर के थ्रू इन्होंने वहां पर बंगाल में पहुंचवा दिया। पिछले इलेक्शन में महिलाओं का वोट ममता बनर्जी को, वो खुद स्वयं महिला हो सकता है उस कारण से, कोई 5-7 परसेंटेज ज्यादा मिली थी उनकी। मान लो पुरुषों का वोट अगर 40% उसके फेवर में गया ना पूरा, तो उसमें से महिलाओं का 45-47% परसेंटेज ज्यादा थी। तो उसको अभी वो आंकड़े अभी सामने आए नहीं है, अभी तो खाली जीत हार के आंकड़े हैं ना। जो डाटा पूरा आएगा ना, जो स्टैटिस्टिक्स आएगा उसमें पता लगेगा, देखना आप
ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि 2021 की चुनाव में कितनी महिलाओं ने उसको वोट दिया और ये चुनाव में किसने दिया, क्योंकि एक बात सिद्ध हो गई कि ये बात करती है महिलाओं की, लेकिन जब लोकसभा के इलेक्शन की बात आती है, 33% वहां पर रिजर्वेशन की बात आती है, तो उस बिल का विरोध करती है। तो एक ये भी एक कारण मुख्य है, आप जब आंकड़े आएंगे तो देखना। तीसरा सबसे कारण ये हो गया कि ये जो पिछली बार जितना जो इसने अपने कैडर के साथ में जो बल प्रयोग करके बूथ कैप्चरिंग, ईवीएम मशीनें उठा लेना या इस प्रकार से लोगों को डरा धमका करके वोट ना करने देने जाना, ये जो काम किया था ना, ये बार सेंटर ने इंश्योर किया कि वो काम में बहुत बड़ी कमी आई है। सेंटर ने क्या किया कि जो आईपीएस, आप देखिए, आपको तो पता है कि पुलिस में जो आपके एसीपी लेवल से नीचे तक जो है वो सारे के सारे जो होते हैं वो अपने लोकल स्टेट के होते हैं। आईपीएस जो है डीसीपी लेवल के ऊपर के, वो सेंटर से जाते हैं। उनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन थी कि यू हैव टू द ओनर्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज ऑन योर शोल्डर्स। तो आप देख लेना, बार बार एक वहां पर एक आईपीएस ऑफिसर थे जिनकी बार बार वीडियो आपने शायद देखी होगी, बहुत ज्यादा। हाँ, वो शर्मा के हाँ, तो उन्होंने डट करके जो लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने की जो इनकी एक मंशा रहा करती थी ना, वो इन्होंने तोड़ दी। तो 3 मुख्य कारण हो गए जी। एक तो एसआईआर का लागू होना, महिला वोट इनके फेवर में ज्यादा आना, और उसके बाद में ये जो है अपना लॉ एंड ऑर्डर। और इन सब के ऊपर एक चीज और आ जाती है, वो है हिंदू कंसोलिडेशन। आप एक बात नोट करिए कि असम में, उसमें तो इससे भी बड़ी लैंडस्लाइड है ना, असम में हिंदू सिर्फ 65% है, 35% तो इंक्रोच कर चुके हैं पिछले 70-80 साल में। जो जिले असम के बांग्लादेश के साथ लगते हैं वो तो पूरे के पूरे जो है मुसलमान हो गए ना। अब उधर क्या था कि 65% ये है, वो 35% कंसोलिडेट होते थे। तो एक काम बीजेपी ने किया वो, अच्छा उसमें एक और बात है कि वो सारे कुछ जिलों में कंसंट्रेटेड है, हिंदू पूरे असम में जो है वो बिखरा है। तो नंबर ऑफ सीट्स जो है वो उनके पास में हिंदुओं के पास ज्यादा है। तो इन्होंने एक काम कर दिया कि भाई वो अगर एक मुश्त होकर या कांग्रेस को वोट देते हैं या AIUDF को देते हैं, ठीक है, तो वो जो है कंसोलिडेट होते हैं। तो आप अपने जो आपकी भूमि है, जो असम आपके पूर्वजों का है, उसकी रक्षा करने के लिए आप कंसोलिडेट क्यों नहीं होते? तो इन्होंने असम में हिंदू कंसोलिडेशन करवा दी थी, ठीक है। बंगाल में भी हिंदू कंसोलिडेशन हुई है, क्योंकि उसको पता है कि आज ना तो एजुकेशन के लिए वहां पर ये बजट देती है, ना वहां पर हेल्थ के लिए बजट देती। सेंटर की स्कीम थी जी, सेंटर की स्कीम थी आयुष्मान भारत की, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर, हाँ, उस पर लागू नहीं होने दिया इसने। अच्छा, ये बजट किसको देती थी? 5-5 हजार करोड़ का बजट देती थी मौलानाओं की वेतन के लिए, बच्चे तो देती थी मुसलमानों को पीस करने के लिए। तो ये बात हिंदुता को वहां पर चली गई है, ये उसके कारण से ये सारे रिजल्ट सामने आए। तो फिर आप ये भी देखो ना कि जो हिंदुओं के वहां पे त्योहार होते थे, वहां पे उनको, मतलब आप देखिए, जब उन्होंने अपना इमर्शन करना है दुर्गा का, तो वो नहीं करने देती। फिर रेप, एक और बात देखिए, रेप पे कहती है, जब रेप हुआ आपका, देखिए जो आरजी कर हॉस्पिटल में रेप हुआ लड़की का, तो टीएमसी गुंडे भेज दिए, सारे के सारे एविडेंस वहां से मिटा दी। भाई रेप हुआ तो आप उसको पनिश करो, लोग तो यही चाहते हैं। आप वहां पे गवर्नमेंट करने आए कि वहां पे दंगे, आप ऐसे हरकत कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब यहाँ पे इसने अनाउंसमेंट कर दी कि जो भी लड़की रेप का, जिसका रेप होगा, उसको 10 लाख रुपए देंगे। भाई ये कोई सोल्यूशन है बात का? मतलब आप रेप के ऊपर पैसा दोगे? आप सोचिए, जो उसकी जो लड़की जिसका रेप हुआ था ना आरजी कार में, उसकी जो माँ है ना जी, रत्ना देवनाथ, उसको बीजेपी ने सीट दी, वो 60-70 हजार वोट से जीत गई है वहां पे। और भी जो विक्टिम थी, जो वहां पर वीमेन विक्टर थी ना जी, एक अग्निमित्रा पाल थी, अग्निमित्रा पाल भी जीत गई है। एक रेखा पत्रा थी, वो भी जीत गई है। तो लोगों का आक्रोश कितना होगा इसके विरोध में, आप उस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। और हमें आप एक अब छोटी सी बात करूंगा, आपने असम की बात की, असम में 30% मुस्लिम है, लेकिन सीटें नहीं मिली। आपको याद होगा एक आदमी है जिसका नाम है बदरुद्दीन अजमल, जो परफ्यूम का बिजनेस करता है, हाँ, उसका बहुत ज्यादा कंट्रोल था। उसको 2 सीटें मिली उसकी पार्टी को, बाकी सीटें नहीं मिली उसको। मतलब हेमंत बिश्वा ने किस तरीके से वहां पे कैंपेन किया, किस तरीके से इनको एक्सपोज किया, मतलब उसको भी 2 सीटें मिली हैं।
बिल्कुल उसका कारण है सर, उसका कारण है। मैं बताता हूँ क्या हुआ है कि ये बड़ी टैक्टिकल वोटिंग करते हैं मुस्लिम पूरे इंडिया में। उन्होंने देखा कि AIUDF और कांग्रेस में अगर हमारे वोट डिवाइड हो जाते हैं तो कांग्रेस को नुकसान होगा, उसका फायदा बीजेपी को होगा। ठीक है ना जी। इसके लिए उन्होंने AIUDF जो बदरुद्दीन वाला है ना, जो इतर का काम करता है, उसकी पार्टी को ये बात ज्यादा नहीं दी है, कोशिश की कांग्रेस को जिताने की, लेकिन उसके सामने हिंदू कंसोलिडेशन जो थी ना वो ओवरवेलमिंग थी। हिंदू बिल्कुल बिल्कुल। उसी वजह से देखिए इनके इलाके में सीट नहीं मिली, सीटें उनको हिंदू इलाकों में मिली हैं सारी। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले कांग्रेस जो क्या करती थी कि चीज का फायदा उठा लेती थी। ये बात हिंदू ने कंसोलिडेट होकर के बोल दिया, और वहां का हिंदू तो खुलेआम से कहता 70-80 साल से हमारी जमीनों के ऊपर कब्जा करवाने में 100% हाथ जो है कांग्रेस वालों का। मैंने तो आपको बताया, एक दिन शो करेंगे कि किस प्रकार से फखरुद्दीन अहमद का क्या रोल रहा, आबिदा अहमद का क्या रोल रहा वहां पर। अभी आप सोच लो, अभी एक कांग्रेस की एक बहुत बड़ी लीडर है सईदा हमीद, है ना, उनकी स्टेटमेंट तो आपने सुनी होगी ना, कहती है कि बांग्लादेशी आफ्टर ऑल दे ह्यूमंस एंड ह्यूमन बीइंग्स हैव गॉट द राइट टू लिव एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो भैया 54 तुम्हारे कंट्री है ना, 54 कंट्रीज जाओ है वहां पे सालो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के, भेजो ना उनको वहां अच्छा पे। आप देखो, आप महुआ मित्रा क्या कहती है? महुआ मित्रा कहती है कि बांग्लादेश पे तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस है। भाई चली जाओ वहां पे, साला हमारा क्यों यहाँ पे खाना पीना खराब कर रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनको सबको निकाल देना चाहिए जी। अब मैं खाली इस बात की उम्मीद कर रहा हूँ कि एक फेज मैं मानता हूँ कि जो पूरा हुआ, कि इनको जो देश द्रोही लोग थे उनको निकाल दिया गया। अब अगर देशभगत लोग आए हैं तो ऐसा काम करके दिखाएं वहां पे कि इन्फिल्ट्रेशन टोटल बंद हो जाए, हिंदू की जो परसिक्यूशन है पूरी बंद खत्म हो जाए, हमारे 30 त्योहार जो हैं वो बड़े शानो शौकत से वहां पर मनाए जाने चाहिए। अरे भैया पूरा बंगाल का तो उनका मेन जो चीज है ना वो काली पूजा है ना। काली पूजा के समय पर इतना ज्यादा हमारे ऊपर वहां पर कहीं पंडाल नहीं बनने दिए जा रहे थे, कहीं कुछ हो रहा था। और तो और एक कैंपेन चलाई इन्होंने, जब श्री राम मंदिर बनने के बाद में ना, जब हिंदू आपस में मिलता है तो जय श्री राम का अभिवादन होता था, तो इसने वहां पर कैंपेन चला दी थी कि नहीं 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 हम तो काली के भगत हैं, ये तो जो है नॉर्थ, ये बाकी के जो है यूपी वाले हैं जो आकर के जय श्री राम करते हैं। उसको जवाब दिया है वहां के हिंदू ने। हमारी जो है हमारे जय श्री राम जिनको बोलते हैं श्री राम, उन्होंने भी लंका लंका पर विजय करने से पहले शक्ति की पूजा की थी, उन्होंने शिव की पूजा की थी। तो हमारे हमारे यहाँ पर धर्म में काली या राम में कोई अंतर नहीं है, वो ईश्वर के ही रूप है। ये तो लोगों को बांटने की बात उसने वहां पर करती रही थी, और बहुत बढ़िया समाधान हो गया कि लोगों ने इसको जो है निकाल करके बाहर किया। अब ये ड्रामा कर रही है मिर्जाइन नहीं करूंगी, तो अब और ज्यादा देखिए साहब, अभी अब हम जब बात कर रहे हैं ना इस वक्त, तो इस वक्त ड्रामा चल रहा है। लेकिन ये थोड़े समय बाद आप देखना कि किस प्रकार से और ज्यादा बेइज्जती करवा करके जाएगी, क्योंकि राज्यपाल इसको बर्खास्त करेगा। ये देखो पार्टी वो छोड़ना तो पड़ेगा। आपको एक और बात बता दूं मैं कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी के बाद इलेक्शन लड़ी, तो इलेक्शन लड़ी तो हार गई। अब यहाँ पे अपोजिशन पार्टी को ये था कि इंदिरा गांधी पावर छोड़ेगी नहीं, उसके पास तो पूरी फोर्स थी, आर्मी थी उसके पास, इंटेलिजेंस उसके पास थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने शांति से अपना इस्तीफा दे दिया, बेदखल हो गई अपने पावर से। लेकिन जब आपकी जनता पार्टी वो कुछ कर नहीं पाई, तो 2 साल के बाद फिर दोबारा वापस आ गई। लेकिन ममता बनर्जी ने कोई देश का काम नहीं किया, इंदिरा गांधी ने देश के बहुत से काम किए थे। चाहे आप पाकिस्तान के टुकड़े कराने की बात करो, चाहे रॉ को खड़ा करने की बात करो, चाहे बैंकों की नेशनलाइजेशन की बात करो, चाहे आपके सिक्किम को इंडिया के अंदर मर्ज करने की बात करो, उसने तो देश को तोड़ने की बात नहीं की, उसने तो पाकिस्तान को तोड़ा। चाहे आप सियाचिन को इंडिया के अंदर मिलाने की बात करो, चाहे आप जो यूएस बेस बनाना चाहता था आपका श्रीलंका के अंदर, उसकी बात करो, उसको बेस नहीं बनाने दी। तो इंदिरा गांधी तो बड़े काम किए, ठीक है उसने इमरजेंसी लगाई, कुछ नेगेटिव बात हो गई, लेकिन बेसिकली इंदिरा गांधी को पावर से हटाने के पीछे तो यूएस का हाथ था। लेकिन ममता बनर्जी ने कोई नेशनल काम ही नहीं किया, इसने तो देश के बाहर का काम किया। जब बांग्लादेश के अंदर वहां पे शेख हसीना के टाइम पे वहां पे डिमॉन्स्ट्रेशन चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, तो इसने कहा जितने भी मुसलमान आ जाओ। जब हिंदू मारे जा रहे थे मोहम्मद यूनुस के टाइम में, तब तो नहीं कहा कि हिंदू यहाँ पे आ जाओ। बिल्कुल फिर इसने जो अपनी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को या बीएसएफ को जमीन नहीं दी कि आपने यहाँ पे फेंसिंग करो,
क्योंकि ये तो बांग्लादेशियों को इंडिया के अंदर लाने की बात कर रही थी। अगर बांग्लादेश के अंदर ममता बनर्जी 5 साल और रुक जाती तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश को ये मिला, बांग्लादेश के अंदर वेस्ट बंगाल को मिला देती या बांग्लादेशी सारे आके बस जाते यहाँ पे, तो देश का तो बड़ा नुकसान था। और आज जो काम किया है हुआ है, जो बेसिकली बहुत अच्छा काम हुआ है, वो बांग्लादेश के बचने से हमारा देश बच गया। मतलब वेस्ट बंगाल के बचने से हमारा देश बच गया। खैर पावर छोड़े छोड़े धक्के मार के उसको निकाल भी देंगे, ऐसी तो कोई बात ही नहीं कि यहाँ पे इसका रूल चलेगा। करना तो बहुत कुछ चाहती थी, करनी भाई। एक पार्टिंग रिमार्क है, वो ये है कि इस वक्त बांग्लादेश में जितनी हमारी भारत विरोधी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ना जी, वो काम कर रही हैं, वो हमारे विरोध में कर रही हैं। CIA कर रहा है इस वक्त, ISI तो कर ही रहा है, चाइनीज इंटेलिजेंस भी कर रही है, वो सब के सब भारत विरोधी है। कोई हमारे, आपको तो पता है, कोई भी देश हमारे इसमें नहीं। यहाँ तक तो CIA ने तो एक अपना ऑपरेटिव जिसका वहाँ पर बाद में कत्ल हो गया, वो तो शायद भारत के प्रधानमंत्री की हत्या के लिए भी उन्होंने भेजा। बिल्कुल बिल्कुल। इस स्थिति में उसके द्वार पर, बांग्लादेश के द्वार पर जो हमारी स्टेट है वो वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल प्रहरी है भारत की पूरी, जो हमारी इस वक्त जो हमारी जो ताकत है उसका एक प्रहरी जो है वो वहाँ पर वेस्ट बंगाल है। तो वहाँ पर राष्ट्रहित सोचने वाली सरकार का आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चलिए ठीक, प्रोग्राम यही खत्म करते हैं। और देखिए ममता बनर्जी हार गई, देश को में बहुत ज्यादा उत्साह है, देश के लोग बहुत खुश है, शरणार्थी बहुत खुश है। इवन वेस्ट बंगाल के अंदर भगवा फैल रहा है इस टाइम पे, हावड़ा ब्रिज पे भगवा फैला हुआ है। और इस टाइम पे ममता बनर्जी को झटका लग गया बहुत भारी। वो तैयार नहीं थी इसके ऊपर, क्योंकि उसने इतना इंतजाम कर रखे थे। जैसे यहाँ पे केजरीवाल ने तैयारी कर रखी थी, वैसे ही ममता बनर्जी ने और ज्यादा तैयारी कर रखी। और केजरीवाल के पास तो छोट 7 सीटें थी यहाँ पे, वहां पे 40 से ज्यादा सीटें बांग्लादेश के अंदर पार्लियामेंट की। और बांग्लादेश बड़ा इंपॉर्टेंट था, बॉर्डर पे लगा हुआ था, जहां पे 50 साल तक वहां पे जो लोग हैं बंगाली सफर कर रहे थे। 34 साल सफर किया उन्होंने, जो कम्युनिस्ट रूल था। लेकिन 15 साल का जो रूल था, जहां पे उन्होंने ममता बनर्जी के अंदर रूल किया, जहां सफर किया, वो सबसे बड़ा डेंजरस टाइम था, जबकि हिंदुओं को स्पेशली टारगेट किया गया। लेकिन चलो प्रोग्राम खत्म करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो वेस्ट बंगाल है वहां पे प्रोग्रेस होगी। और मेन रीजन हमारा क्या है, मेन पर्पस है कि वेस्ट बंगाल के अंदर प्रोग्रेस तो होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, फेंसिंग भी की जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट को स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी वहां से बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की। वो प्राइमरी काम होना चाहिए। और यहाँ पे जैसे दिल्ली के अंदर बात हुई थी बांग्लादेशियों को निकालने की, अभी जो 5 लाख यहाँ पे जो काम करने वाले थे, कूड़ा उठाने वाले थे, बांग्लादेशी थे, बांग्लादेश में वेस्ट बंगाल में जाकर के वोटिंग डालने गए। क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं निकाला जा रहा उनको? तो गवर्नमेंट के लिए सबसे प्रायोरिटी का काम है बांग्लादेशियों को यहाँ से खदेड़ के बाहर निकालना। बिल्कुल। हम फॉरेन रिलेशंस को इग्नोर करें, जो भी काम हमको देश की सुरक्षा के लिए करना है वो करें। पीएम मोदी ने कह दिया कि यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो रही है, अब ये डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इसका काम करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम करेगा, बांग्लादेशियों को थप्पड़ मार के या जूते मार के देश से बाहर निकालेंगे। प्रोग्राम यही खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, बताइएगा आपको प्रोग्राम कैसा लगा। राजेंद्र खन्ना जी ने बहुत ज्यादा आपको जानकारी दी, हिस्ट्री की बात की, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी बात की, और ममता बनर्जी का तो बात की हमने। लेकिन ममता बनर्जी कब तक रिजाइन करती है, कब नहीं करती, रिजाइन तो करना पड़ेगा। ये कोई इनकी खैरात नहीं है जो उन्होंने ली है, लूट के आप पावर में बैठ गए, लेकिन अब कब तक कंट्रोल करोगे? ठीक है, प्रोग्राम खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।